नवमांश कुंडली के 7th हाउस के अंदर अगर प्लैनेट सूर्य उपस्थित हो तो यूनिवर्स ने एक सूर्य टाइप का पर्सन जो है आपके लिए फाइनलाइज करके रखा हुआ है। जुपिटर अगर नवमांश कुंडली के 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है जुपिटर की एनर्जीज को लाइफ लॉन्ग अट्रैक्ट करते रहेंगे। एक रिलीजियस पर्सन जो है आपके लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं फाइनलाइज करके रखा हुआ है। द टर्म इज़ द फाइनलाइज कि मिलना ही मिलना है। द D1 का 7th हाउस और D9 का 7th हाउस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो बारीक अंतर है, वो यही है। हम प्लैनेटों को D1 के अंदर शिफ्ट करते रहते हैं, दैन D9 के अंदर शिफ्ट करते रहते हैं, कभी लगन कुंडली में, कभी नवमांश कुंडली में, कभी चंद्र कुंडली में, कभी सूर्य कुंडली के अंदर, और हर कुंडली में आपको 7th हाउस तो मिलेगा। अगर आप दशमांश कुंडली देखेंगे जो कि फॉर प्रोफेशन बनाई जाती है, उसमें भी आपका 7th हाउस है। तो आपको एक बारीक अंतर क्रिएट करना होगा बिटवीन द D1 7th हाउस एंड द D9 7th हाउस कि इसका 7th हाउस क्या दिखाता है और उस कुंडली का 7th हाउस क्या दिखाता है। सो गाइस, 7th हाउस ऑफ द D1 चार्ट रिप्रेजेंट क्या हमें चाहिए। D1 और D9 के बीच का बेसिक अंतर, द बेसिक अंतर इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। बाहर क्या दिखाई देता है और इंटरनल में क्या चलता है। जैसे ही हम D9 के ऊपर बात करते हैं, नवमांश कुंडली की बात करते हैं, अध्यात्म इज व्हाट इज इन द बैक ऑफ कर्टेन के पीछे चलता है, वो कर्टेन के आगे नहीं चलता। चाहे हम उसको कितना भी शो ऑफ कर लें, कितना भी दिखा लें, कितना भी घंट घड़ियाल हम बजा लें, बट वो चलता उसके पीछे ही है। और उसके अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कर्मों का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भाग्य का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डेस्टिनी का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्री विल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिवोशन है। तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आपका D9 चार्ट जो है बैठा हुआ है। उसका पर्पज़ केवल स्पाउस को ढूंढना नहीं है, उसका पर्पज़ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करना है, आपके सोल के यात्रा को मेज़र करना है, या फिर उसका जो पर्पज़ है कहीं ना कहीं स्पाउस की प्रेडिक्शन, स्पाउस के बारे में खोजना, ज़्यादा जानना, इनके बारे में हो सकता है। तो अगर मेरे पास मेरा नवमांश चार्ट है तो मैं उसके 7th हाउस को उठाऊंगा और 7th हाउस के स्वामी को देखूंगा कि 7th हाउस का प्लैनेट कौन सा है। कोई प्लैनेट 7th हाउस के अंदर बैठा तो नहीं हुआ है। और इससे मुझे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि क्या पर्सन, कैसा पर्सन यूनिवर्स ने आपके लिए, मेरे लिए फाइनलाइज करके रखा हुआ है। तो वही एनर्जी हमें बार बार अट्रैक्ट करेगी, उसी एनर्जी से कनेक्टेड पर्सन, उसी एनर्जी को लेके घूमने वाला पर्सन एट द एंड हमें मिलेगा। D1 का 7th हाउस तो वो ऊर्जाएं हैं जो कि हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि भाई बस ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे D1 मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके प्रोफेशन में हजारों इच्छाएं हो सकती हैं कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। 10 दिन पहले कोई दशा थी तो द पर्सन इज़ कि मैं पायलट बन जाऊं, 10 दिन बाद कोई दशा शिफ्ट हुई है, द पर्सन इज़ मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो ये उसकी इच्छाएँ हैं, क्या क्या वो बन सकता है या बनना चाहता है। और D9 है कि कहाँ पे लिमिट लगी हुई है, आपके कर्मों ने, आपके पुण्यों ने, आपके पाप ने कहाँ पे लिमिट लगा दी है, जिनसे आप ऊपर नहीं उठ सकते, जिनसे हम बाहर नहीं निकल सकते, जो हमें एट द एंड एक्सेप्ट करनी होती है। तो D9 की जब भी बात आती है, द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्री विल वर्सेस फ्रीडम। ये अपने आप बन जाता है कि मेरे पास फ्री विल है या नहीं है। D9 में जो भी प्लैनेट उच्च का है, एग्जल्टेड है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, या फिर वर्गोत्तम है, वो आपको फ्री विल को रिप्रेजेंट करते हैं कि ठीक है भाई, फ्री विल आपके पास है। बट अगर कोई प्लैनेट मैलेफिक है, पीड़ित है, बेकार राशियों के अंदर है, मीन्स शत्रु राशियों के अंदर बैठा हुआ है, या नीच का होकर बैठा हुआ है, खल है, तो आप ये समझिए वो प्लैनेट आपकी फ्री विल को ख़त्म कर देगा। उसकी जैसे ही दशाएं आएंगी, सब कुछ स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आप कितने भी इनपुट एफर्ट डाल लीजिए, बट वो चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर हम इसे मैरिज के पर्सपेक्टिव में समझना चाहें तो द D1 का 7th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या क्या एनर्जीज़ हैं जो मुझे चाहिए, जिन्हें मैं तलाश करता रहता हूँ। और D9 का 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है क्या वो पर्सन है जो कि डिवाइन ने फाइनलाइज कर दिया है। तो अगर जुपिटर D9 के 7th हाउस में है तो बिना जज के कहा जा सकता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी जुपिटर की दशा के अंदर है, किसी भी पर्सन का अगर राइजिंग साइन जुपिटर से कनेक्ट करता है, सैज या पाइसिस, कोई भी पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, उसको आपका चार्ट खींच के ले आएगा। अगर वहीं मंगल बैठ गया है तो कोई पर्सन जो कि थोड़ा एग्रेसिव है, जहाँ पे आपको मेन कंसर्न क्या बनेगा, एनर्जीज़ का चैनलाइजेशन, कि ये पर्सन के साथ डील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये ऊर्जाएं आप खींच के ले आएंगे। वही पर्सन हो सकता है मंगल की दशा में था, कनेक्ट करे। तो जब भी कोई पर्सन नया हमारे पास आता है, जीवन के अंदर आता है, दशास को भी देखिए, किस दशा के अंदर वो पर्सन आया। किसी दिन तो आया होगा, तो इस दिन कौन सी दशास थी, कौन सा प्लैनेट जो है ऑपरेशन के अंदर था, और वो ऑपरेशन के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट आपको बता देता है कि भाई ठीक है,
ये प्लैनेट, ये पर्सन इस एनर्जी से प्रभावित है, कंट्रोल्ड है, और मैं इसको उठा के तुम्हारे जीवन के अंदर लेके आया हूँ। अब आप अपना चार्ट देख लीजिए, D1 का 7th हाउस और D9 का 7th हाउस। जब मैं D1 कहता हूँ तो वो लग्न चार्ट है, लग्न कुंडली है। हम लग्न से ये पता लगा सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हमारी कितनी लिमिट है, कहाँ कहाँ हम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और D9 के 7th हाउस से हम ये देख सकते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने हमारे लिए फाइनलाइज कर रखी है। क्या D1 का 7th हाउस जो है अगर खाली होगा तो वो ठीक रहेगा हमारे लिए, या उसके अंदर कोई प्लैनेट होना चाहिए? वेल, D9 का 7th हाउस जितना खाली होगा, अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं है तो वो आपके लिए ठीक है, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन के पास फिर भी फ्री विल है, उसके पास स्वतंत्रता है, वो कंट्रोल्ड नहीं है पूरी तरह से। बट अगर कोई प्लैनेट वहाँ आके बैठ गया D9 के 7th हाउस के अंदर, तो अब ये समझ लीजिएगा कि ये प्लैनेट अब आपके ऊपर कंट्रोल करके बैठ गया है। इस प्लैनेट को आप इरेज नहीं कर सकते। इस प्लैनेट की जो यादें हैं, इस प्लैनेट की जो व्यवस्था है, वो आपके पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसमें कोई इफ़ और बट नहीं है कि साहब दारा कारक में ये नहीं है, दारा पद में ये नहीं है, उपपद लग्न में ये नहीं है, ना, कोई इफ़ और बट उसमें है ही नहीं। वो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, वो फाइनल हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। जो भी मैं आपसे शुरू में कहा, सूर्य अगर D9 के 7th हाउस के अंदर है तो सूर्य टाइप का पर्सन यूनिवर्स ने फाइनलाइज कर दिया है, सिग्नेचर करके रख दिया है। रिलेशन बना लीजिए, आफ्टर रिलेशन ऐसा दिखेगा, मैरिज कर लीजिए, आफ्टर मैरिज दिखाई दे जाएगा। सूर्य है इन द 7th ऑफ द D9, पर्सन के अंदर झलकेगा सूर्य, उसके अंदर से वो रेडिएशन ऑफ प्लैनेट सूर्य, वही एनर्जीज दिखाई देंगी। अगर कमरे में भी बैठेगा तो उसकी एक अलग ही वाइब और प्रेजेंस आपको फेल्ट होगी। अब हम D9 चार्ट को मैरिज के लिए क्यों जज करते हैं, हम D10 को क्यों नहीं कर लेते? D9 को मैरिज के लिए जज करने का क्यों आप D9 से ही मैरिज को जज करते हैं, या फिर किस पर्सन को D9 को देखना चाहिए मैरिज में? वैसे तो हर पर्सन को D9 चार्ट को एक बार एनालाइज करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स चार्ट को हाथ ही नहीं लगाएंगे विदाउट द नवमांश कुंडली, कॉज नवमांश से ये पता लगता है कि पर्सन को लिमिट क्या लगी हुई है। लिमिट मीन्स इसकी उड़ान कितनी है। उड़ना तो हर इंसान बहुत ऊंचा चाहता है। इस लाइक अगर किसी के D1 चार्ट में 7th हाउस का स्वामी प्लैनेट मंगल है तो उसको बहुत एनर्जेटिक पर्सन चाहिए। उसकी ऐसी इच्छा है कि इसके अंदर एनर्जीज निकलती रहे, एनर्जेटिक पर्सन हो और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ये करता रहे। बट वहीं अगर D9 के 7th हाउस में जुपिटर आके बैठ गया, अब वो पर्सन एनर्जी अपनी कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है? रिलीजियस होने में, अध्यात्म में भयानक एनर्जीज को इन्वेस्ट करेगा आपका स्पाउस। आपको लगेगा कि ये भाई क्यों इतनी पूजा पाठ, इतनी तपस्या, अध्यात्म में मंदिर जाने में लगा हुआ है, बट वो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता, वो फाइनलाइज कर दिया है। तो हम D9 को एनालाइज करते हैं कॉज ऑफ द दुर्गा सप्तशती, एक स्पेसिफिक दुर्गा सप्तशती से निकली हुई व्यवस्था, या फिर आपने भी ये मंत्र चैंटिंग काफ़ी बार करी होगी, फॉर द स्पाउस पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। कि यहाँ पर इंडियन कल्चर में जो मैरिज की व्यवस्था है वो ऐसी है जिसमें कि फैमिली, कुल सब इंक्लूडेड है। तो यहाँ स्पाउस केवल एक स्पाउस, एक पर्सन ना हो करके ऐसा पर्सन है जो कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल चीज़, वेल्थ एंड ऑल में इक्वेशन में नहीं आता। वो किस इक्वेशन में आता है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की इक्वेशन में आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकले हैं सोलमेट के, ये जो कॉन्सेप्ट निकले हैं आध्यात्मिक जर्नी के, ये जो कॉन्सेप्ट निकले हैं कि पर्सन होने के बाद स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा आगे जाया जा सकता है, दैट ऑलवेज प्रेजेंट हमारी बुक्स में पहले से ही प्रेजेंट है। दैट पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य। ये जो संसार का जो दुर्ग है, दैट जो बैटल है, जो स्पिरिचुअल बैटल है जिसमें लॉस्ट हो जाते हैं लोग, उससे आपको तार दे, बाहर निकाल दे। इसीलिए D9 रिप्रेजेंट करता है स्पाउस को टू द फुलेस्ट, बिकॉज वो स्पिरिचुअल चार्ट है, पूरी तरह से आपके स्पिरिचुअल अध्यात्म का चार्ट है। इसमें जैसे ही कोई प्लैनेट उच्च का होता है, कोई प्लैनेट एक्सल्टेड है, लेट्स से वीनस एक्सल्टेड होकर बैठा हुआ है D9 में, अब क्या होगा? स्पाउस, आफ्टर द स्पाउस वीनस अपने आप बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होगा। और ये वो एक्टिवेशन है जिसमें आप किसी पर्सन को अपना पर्सन मान लेते हैं, जैसे लाइक एक स्पाउस की तरह आपने उसको ट्रीट कर लिया है। तो अब आपका वीनस जो है वो एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा। जब वीनस जाएगा ऊपर तो हो सकता है कि आपको एसेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे, फाइनेंस आपके स्ट्रॉन्ग होने लगे, वेल्थ आपकी इंक्रीज़ होने लगे, आपका चार्म जो है बढ़ने लगे, आप अपने आप को पाएँ अट्रैक्टेड, या कि आप पुल कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ। वीनस पुल करता है। शनि किसी का पावरफुल है तो प्रोफेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाएगा। आफ्टर द स्पाउस द मैरिज वो उसके ऊपर जाएगा। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि स्पाउस मिला है, वो इसलिए जा रहा है कि एक ऐसा पर्सन मिला है जिसके साथ स्पिरिचुअल जर्नी या अध्यात्म एंड ऑल की बातें आराम से की जा सकती हैं, या उसको
आगे उसके साथ बढ़ा जा सकता है उन यात्राओं में। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उन्हीं की मैरिज लाइफ में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेट मैरिज, टाइम लग रहा है, समस्याएं आ रही हैं। जो नॉर्मल पर्सन है, आप कहीं जाइए, निकलिए बाहर, बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल पर्सन है, उसकी लाइफ में एकदम आराम से चीज़ें चल रही हैं या आराम से चीज़ें हो जाती हैं। बट जब आप इधर की तरफ मूव करते हो तो चीज़ों में कॉम्प्लेक्स एनर्जीज आपको देखने को मिलती हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्यों हुआ है। सो द रीज़न ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ है बिकॉज हम D9 को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। D9 कैसे एक्टिवेट होता है? वैसे तो ये बचपन से ही आपका एक्टिवेटेड है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके बिना जो D9 के बिना किया जा सकता हो, लेकिन फिर भी एक्टिवेटेड हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जाते हो। D9 का जो उच्च का प्लैनेट है, जब आप उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो, जैसे वीनस अगर किसी का D9 में उच्च का है और अगर इस पर्सन ने कोई दान करना शुरू कर दिया, कोई आप कहिए किसी अगर D1 में ठीक है तो कपड़ों एंड ऑल का अगर दान स्टार्ट कर दिया तो पर्सन क्या होगा, वीनस को कहीं ना कहीं और एक्टिवेट कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। टेम्पल विजिट करना स्टार्ट कर दिया, रसिक ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब वीनस को एक्टिवेट करेगा। उससे होगा क्या, फाइनेंस, वेल्थ, इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करना जो है वो इस प्लैनेट से आपको दिखाई देगा। तो D9 का 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पूरी तरह आपके स्पाउस को। जो इस प्लैनेट इसके अंदर बैठे हुए हैं वो तो स्पाउस के लिए ही बैठे हुए हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस हाउस, अगर ये हाउस खाली है तो ठीक है, अगर इसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो बिल्कुल वही एनर्जी जो है स्पाउस में झलकेगी। अगर ये खाली है तो फिर भी ठीक है, अगर ये खाली है तो उसको ज़्यादा अच्छा मानिएगा, श्रेयकर मानिएगा, बिकॉज आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम है वहाँ पे। 7th हाउस ऑफ द D9 आपको फेम भी दिलाता है। फेम जो है 7th हाउस ऑफ D9 से आती है, बिकॉज D9 4 धर्मों को दिखाता है। 4 पिलर्स हैं D9 के। विश्व धर्म को दिखाता है, जो वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है वो D9 से ही चलता है। और इसमें 7th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है वो आपको और लोगों की तरफ खींच के ले जाता है, वसुदेव कुटुंबकम की तरफ लेके जाता है। इन द चार्ट ऑफ ओशो 7th हाउस का जो D9 में स्वामी है वो जुपिटर है और वो वहीं पे बैठा हुआ है। तो जुपिटर ही उन्हें वसुधैव कुटुंबकम और लोगों की तरफ लेके जाता है, जनता की तरफ लेके जाता है। अध्यात्म उन्हें जनता की तरफ खींच के लेके जाता है और उनका पुल जो है वो आप जानते ही होंगे उनके पुल के बारे में। सो D9 का 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट इस हाउस के अंदर जो एनर्जीज आएंगी उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। मुझे यूनिवर्स ने मुझे किस काम के लिए उतारा है, भेजा है, जो मेरा पर्पस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो वही एनर्जी आपको पुल कराती है। लोग आपसे चाहते हैं कि आप उस एनर्जी को उनको लाके दें। जुपिटर है तो अध्यात्म की ऊर्जाएं देनी होंगी। सूर्य है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाना होगा। जहाँ पे इनबैलेंस आ गया है, जहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल पा रही हैं, वहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना होगा कि मैं हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ चीज़ें ठीक चलेंगी। अगर चंद्रमा है तो हीलिंग करनी होगी, इमोशंस अपनी तरफ से देने होंगे। ये वो काम है जो आपको करना ही होगा, इसमें नो इफ और नो बट। एंड द फोर्थ, D1 का 7th हाउस और D9 का 7th हाउस क्या लिंक होता है या नहीं होता है, और लिंक होता है तो ये कैसे लिंक होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि मेरा D1 का 7th हाउस और D9 का 7th हाउस को लिंक करके आप दिखा दो, क्या ये लिंक हो सकता है। द फर्स्ट मेथड टू लिंक दैम इज द दारा पद। दारा कारक का जो पद है वो इसे लिंक करता है, इसीलिए जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। अब वो कैसे लिंक करता है, तो अगर D9 के 7th हाउस के अंदर प्लैनेट जुपिटर बैठा हो तो एक रिलीजियस पर्सन यूनिवर्स ने फाइनलाइज करके रखा हुआ है। रिलीजियस, आध्यात्मिक, अध्यात्म के अंदर ज़्यादा ऊर्जाओं को, एनर्जीज को इन्वेस्ट करने वाला प्लैनेट जुपिटर 2 प्लैनेटों के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जुपिटर प्लैनेट मून के साथ अच्छा परफॉर्म करता है, मून की राशि में उच्च का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जुपिटर जैसे ही 7th हाउस में आएगा, मून की पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर दिखाई देंगी। क्रिएटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है कि इमोशंस के अंदर कोई ना कोई स्पेशल वर्क करते हो। कभी पर्सन हीलर, अध्यात्म और हीलिंग को कनेक्ट करने वाले, तो इस तरह के पर्सन आपको देखने को मिल सकते हैं। यही जुपिटर मंगल से अच्छा वर्क नहीं कर पाता। तो जुपिटर का 7th हाउस में होना इंडिकेट करता है कि या तो पर्सन ने, आपके स्पाउस ने, पॉसिबली हो सकता है मंगल की नेगेटिव, क्रूअल, मैलेफिक एनर्जीज़ का सामना करा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड इश्यूज़ का सामना करा हो, या फिर एनर्जी चैनलाइजेशन सही नहीं रह पाता। मैरिज में सबसे मेन इशूज़ रहता है कि एनर्जी को चैनलाइज ना कर पाना। सो एक पर्सन जो है वो एक पिलर या एक पोलर आपको दिखाई देता है कि एक अलग पोल पे है, मैं एक अलग पोल पे हूँ। उनमें डिस्कशन करके ही व्यवस्थाओं को चलाया जा सकता है, ओनली एंड ओनली डिस्कशन से। ये फाइनलाइज थिंग है, इसके बारे में इफ और बट नहीं कहा जा सकता कि ये होता तो ये हो जाता, वो होता तो वो हो जाता ना। जुपिटर है तो जुपिटर है और वो इसी तरह से यहाँ परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पे जुपिटर की सहज राशि है, मीन्स
सजिटेरियस आ रही है या ये जुपिटर 7th हाउस में किसी फायर तत्व की राशि के अंदर है, तो आपके स्पाउस के अंदर आपको एक एक जो ईगो है या जो स्ट्रॉन्ग आउटलुक है वो देखने को मिलेगा। बट अगर यही जुपिटर किसी वाटर की राशि के अंदर है या अर्थ एलिमेंट की राशि के अंदर है, तो वहाँ पर इस पर्सन के अंदर आपको शांति, पीस, कंफर्ट, कामनेस ये ज़्यादा दिखाई देंगी। और ओवरऑल डिवोशन यहाँ पे अल्टीमेट रहता है। दिस इज योगा ऑल्सो फॉर द D9। मून अगर जुपिटर को एस्पेक्ट कर ले D9 के अंदर, मून इन द राइजिंग, जुपिटर इन द 7th, तो पर्सन आपके टुवर्ड फुल्ली डिवोशनल आपको देखने को मिलेगा। लॉयल्टी टू द मैक्स एंड डिवोशन टू द फुलेस्ट है। लेकिन मंगल का एक इशू है एनर्जी चैनलाइजेशन का, या आपसे कम उम्र के जो बॉयज़ हैं वो चीज़ों को डिस्टर्ब यहाँ कर सकते हैं रिलेशंस के अंदर भी। अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो सूर्य है D9 के अंदर 7th हाउस में सूर्य का होना अपने आप में एक क्लासी पर्सन, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स इनको पसंद करने वाला, बट उसकी आइज़ के अंदर आपको सूर्य देखने को मिलेगा। वो रेडिएशन ही सूर्य की ऐसी हैं, वो वाइब्स ही ऐसी हैं कि भाई थोड़ा सेपरेशन यहाँ बनेगा। और D9 के 7th हाउस में जो प्लैनेट होता है वो फाइनलाइज होता है। तो अब ये प्लैनेट फाइनलाइज है, अब हमें इसे आगे ही चलाना है। सूर्य के जो मित्र हैं जुपिटर है और प्लैनेट मंगल है। तो जुपिटर मीन्स डिस्कशन है, मंगल मीन्स फायर है। तो अगर ये सूर्य 7th हाउस में इन द D9 किसी फायर तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन अपने आप आने लगता है। आपके पर्सन के अंदर डिसिप्लिन आपको टू द मैक्स देखने को मिलेगा और अब आपको डिसिप्लिन लाना होगा, बिकॉज यही एनर्जी है जो आपको चाहिए। ये एनर्जी आपको यूनिवर्स से जोड़ती है, लोगों से कनेक्ट कराती है। ये विश्व का धर्म है, विश्व के लिए आपका ये धर्म है, ये काम हमें करना ही होगा। तो ये एनर्जीज़ हमें सोसाइटी में सेंड करनी होंगी, लोगों को देने होंगे डिसिप्लिन की एनर्जीज़। हमारी स्टेटमेंट जारी करना कि हमने किसी भी चीज़ के बारे में एक पॉइंट पे आके अपना एक स्टैंड लिया, बार बार जो स्टैंड से पलट जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। ये एनर्जीज़ आपके स्पाउस लाइक नहीं करने जा रहे हैं। कौन सी एनर्जीज़ को लाइक करने जा रहे हैं? दैट यू आर टेकिंग द डिसीजन एंड स्टैंडिंग ऑन योर पॉइंट, स्टैंडिंग ऑन योर स्टैंड एंड जस्टिस, न्याय का प्रिय होना। जुपिटर से जितना कनेक्ट करके रहेंगे, जितना चीज़ों को कम्युनिकेशन से चलाएंगे, डिस्कशन से चलाएंगे, उतना बेस्ट है। और जितना चीज़ों के अंदर मंगल को डालेंगे, एनर्जीज़ को डालेंगे, लड़ाइयों को लाएंगे, डिस्टर्बेंस को लाएंगे, उतना बेकार हो जाएगा। तो जुपिटर वर्सेस मंगल जब बनेगा कि डिस्कशन से चलाऊँ, अध्यात्म से चलाऊँ और फायर या गुस्से से चलाऊँ, सो आई थिंक अध्यात्म से चलाना इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज D9 के 7th हाउस का जो प्लैनेट सूर्य चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, वो चीज़ों को डिस्टर्ब करके ही मानता है। द थर्ड इज़ प्लैनेट चंद्रमा का D9 के 7th हाउस में होना। जो चीज़ें सूर्य के पास नहीं है वो चंद्रमा के पास है। शांति है, शीत है, कोमलता है, कंफर्ट है, पीस है, कामनेस है। सोलमेट की तरफ की यात्रा इसी से शुरू होती है। चंद्रमा 2 डिफरेंट आयामों को कंट्रोल करता है और 2 डिफरेंट आयामों को कनेक्ट कर देता है। ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स को, लोकास को कनेक्ट करने वाला प्लैनेट है। जब ये 7th हाउस में आता है तो पर्सन के लुक्स में तो आप समझिए चंद्रमा आपको भर भर के देखने को मिलेगा। उसकी एनर्जी, उसका रेडिएशन, उसकी वाइब जो है वो बिल्कुल चंद्रमा जैसी है। चीज़ों को चलाना चाहता है चंद्रमा, टू द मैक्स चीज़ों को चलाने चाहता है। तो यहाँ सारे एफर्ट्स जो है मैरिज को सस्टेन करने के क्वाइट पॉसिबल है कि स्पाउस की तरफ से आ सकता है। ये चंद्रमा पीड़ित ना हो, स्कॉर्पियो के अंदर ना हो, तो बिल्कुल पाप रहित चंद्रमा हो जाता है। अगर ये पीड़ित हो गया, स्कॉर्पियो में है, पाप में लिप्त है ये चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं इमोशंस ही रिलेशन या मैरिज के चलने में बाधा बन जाते हैं। चंद्रमा के 2 मित्र हैं, जुपिटर से चंद्रमा का अच्छा संबंध है। तो जुपिटर विद चंद्रमा मीन्स डिस्कशन, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल होकर चलना, हीलिंग एंड ऑल के वर्क में लगना या फिर अध्यात्म के वर्क में लगना और अपने लुक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्रिएटिव होना, बनने की कोशिश करिए। ये आपको आपके स्पाउस से कनेक्ट कराएगा। यहाँ पे मून का बैठना अपने आप दिखाता है कि आपके पर्सन के चार्ट में मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। A के हो सकता है, D के हो सकता है, लग्न लॉर्ड हो सकता है। ये पुल फैक्टर है। लोग आपको क्यों खींच रहे हैं? आपको लोग खींच रहे हैं आपके चंद्रमा की वजह से। आप लोगों को हीलिंग ला के देते हैं, इमोशंस को प्रोटेक्टेड रखता है। ये आपका पुल फैक्टर है। तो आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर भी यही फैक्टर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। दैट इज फ्रॉम द स्पाउस साइड, दिस इज द पुल फैक्टर या पुश फैक्टर। पुश, लोग आपको खींचते हैं इस एनर्जी के लिए और आपका स्पाउस आपको ये ऊर्जाएं देता है। तो सोसाइटी आपको चाहती है आपके मून के लिए और आपका स्पाउस आपको मून ही ला के देता है। सो हो सकता है मून राइजिंग साइन हो, मून राइजिंग साइन में मून ही राइजिंग के अंदर हो सकता है, राइजिंग या फिर मून साइन के अंदर हो सकता है। चंद्रमा खुद ही बैठा हुआ है कैंसर के अंदर या फिर पाइसिस के अंदर। तो ये एनर्जीज जो हैं ये आपको आपके स्पाउस के चार्ट में
ईजिली दिखाई दे सकती है। उसके चार्ट के अंदर ही चंद्रमा जो है एक पुश फैक्टर बनेगा कि उसकी तरफ से वो निकल के आता है और लोग आपसे चाहते हैं कि आप चंद्रमा उनको ज़्यादा से ज़्यादा ला के दें। चंद्रमा के 2 मित्र, एक प्लैनेट जुपिटर, दूसरे मित्र में आप डाल सकते हैं। वैसे तो चंद्रमा के सभी सम है, चंद्रमा का किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हाँ शनि के साथ, राहु के साथ चंद्रमा की बहुत अच्छी पटरी नहीं खाती है। तो शनि मीन्स कोल्डनेस, कई बार रिलेशंस के अंदर एनर्जीज़ का चैनलाइजेशन ना होना, और जस्ट भाई ये इंसान टाइम बहुत लेता है, ये इंसान टाइम बहुत लेता है, ये समस्या का कारण बन जाता है। या फिर राहु है, इल्यूज़न है, ऑलवेज इल्यूज़न, मिसकम्युनिकेशन आके चीज़ों को एट द फाइनल स्टेज ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे बच के यहाँ पे रहना चाहिए। अगर यहीं पे प्लैनेट मंगल बैठा हो तो मंगल का 7th हाउस में होना इन द D9 मीन्स स्पाउस के अंदर ये ऊर्जा अब आपको देखने को मिलेगी। मंगल क्या है? मंगल एक ब्लाइंड प्लैनेट है, एक ब्लाइंड प्लैनेट है, मतलब कंप्लीट डिवोशनल प्लैनेट है मंगल। मंगल का डिवोशन जो है जुपिटर से भी ज़्यादा है। जुपिटर फिर भी बुद्धि लगाता है, एक सोल्जर कभी बुद्धि नहीं लगाता। एक बार आपने जो कह दिया जस्ट उसको करने, फिर उसको जाना ही जाना है। तो मंगल का D9 के 7th हाउस के अंदर होना इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है कि पर्सन के अंदर मंगल की ऊर्जाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसके चेहरे के अंदर ही आपको मंगल की ऊर्जाएं, मंगल का बल जो है वो देखने को मिलेगा। फायरी हो सकता है, थोड़ा एंग्री हो सकता है, थोड़ा एनर्जी चैनलाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि ईगो क्लैशेस बन जाएं, या डोमिनेंस के, पावर के क्लैशेस तो बनेंगे ही बनेंगे कि कौन डोमिनेंट है इस पर्टिकुलर संबंध के अंदर। मंगल, लोग आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें मंगल ज़्यादा से ज़्यादा लेके दें, मतलब आप इनिशिएटिव लें। आपका इस सोसाइटी के अंदर जो रोल है ना वो यही है कि आप इनिशिएटिव्स लें, अपनी तरफ से आप गलत का विरोध करें, रॉन्ग को रॉन्ग कहें, इनिशिएटिव्स लें, एनर्जीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर रेडिएट करें, भेजने की कोशिश करें। और हो पाए तो आप कह सकते हैं कि किसी ऐसे वर्क में रहें जो कि मार्स से डोमिनेटेड है। कई बार सोल्जर बनाएंगे लोग आपको कि मेरे जीवन का तुम एक सोल्जर बन जाओ, तुम एक प्रोटेक्टर बन जाओ। ये लोग चाहते हैं आपसे, आप उन्हें ज्ञान ना दें, आप उनके लिए कुछ करें, सोल्जर बन जाएं, योद्धा बन जाएं कि मैं हूँ हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? आपके स्पाउस के थ्रू। आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर मंगल या तो A के हो सकता है, D के हो सकता है, लगन में हो सकता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है मंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशन के अंदर भी देखने को मिलेगा और मैरिज के अंदर भी देखने को मिलेगा। द अल्टीमेट डिवोशन जो है वो वहाँ से आएगा ही आएगा। ब्लाइंड डिवोशन आता है मंगल की वजह से। बट मंगल के 2 साथी हैं, प्लैनेट सूर्य मंगल का साथी है। तो अगर आपके अंदर वो डिवोशन झेलने की ताकत है, मीन्स अगर आप एक लॉयल पर्सन है तो दी बेस्ट है। बट अगर लॉयल नहीं है और आप बन गए किसी और प्लैनेट की तरह, प्लैनेट राहु की तरह या केतु की तरह कि भाई मैं तो थोड़ा इल्यूजन डालूंगा या मैं इनिशिएटिव्स नहीं लूँगा, वो एनर्जी, वो चीज़ चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो जैसे ही मंगल 7th हाउस ऑफ द D9 आता है, अपने स्पाउस के चार्ट के अंदर चेक कर लीजिएगा। मंगल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हाउसेस के अंदर लगन का स्वामी या फिर A के D के ऐसी किसी पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। यही वो एनर्जी है जो यूनिवर्स ने फाइनलाइज करी है आपके लिए। जैसे ही मंगल की दशा, सब दशाओं के अंदर आओगे, कहीं से भी मंगल के नक्षत्र को ट्रिगर करोगे, कोई पर्सन आपके जीवन के अंदर आ सकता है। अब अगर ये मंगल रेट्रोग्रेड हो गया या D1 के 6th हाउस में आ गया, 8th हाउस में आ गया, तो होगा क्या कि जो संबंध हमें मिला है उससे हम भाग नहीं सकते, अब वो मिल गया है। अब उसके अंदर कार्मिक सिचुएशंस बन रही हैं या कार्मिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। मैंने आपको बताया मंगल का 7th हाउस ऑफ द D9 होना बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज मांगलिक दोष इज द दोष जिससे सब भयभीत रहते हैं मैरिज में। मतलब मांगलिक दोष के तो एक बार मिलान होगा ही होगा, और कुछ मिले ना मिले। तो मांगलिक दोष जो प्लैनेट लगा सकता है, जब वही 7th हाउस में आके बैठा है तो पर्सन आपका ब्लाइंड है, या तो आपके टूवर्ड ब्लाइंड है। अब वो अगर आप लॉयल हो, एक समझदार पर्सन हो तो ब्लाइंड है, बट अगर नहीं हो तो फिर वही जो सोल्जर दूसरों के लिए था अब वो रिवोल्ट कर गया है, आपके अगेंस्ट हो गया है, तख्ता पलट कर देगा वो। या तख्ता पलट की व्यवस्थाएं जो हैं ज़्यादा फियर देती हैं कि इसके आने के बाद ऐसा ना हो कि जो मेरी पावर, जो मेरी स्ट्रेंथ है, तख्ता पलट जाए मेरा। वेल, अगर बुध आपकी नवमांश कुंडली के 7th हाउस में हो तो प्लैनेट बुध युवराज है, जल्दी से काम को करने वाला, फास्ट एग्जीक्यूट करने वाला, अपने फुल इनपुट्स एफर्ट्स को देने वाला, बट आउटपुट की डिमांड रखता है। प्लैनेट बुध आपसे एज में कम दिखाई देता है। प्लैनेट बुध आपसे हमेशा ज़्यादा स्पीडी, ज़्यादा फास्ट आपको दिखाई देगा। तो जब प्लैनेट 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली आता है तो यूनिवर्स ने बुध को फाइनलाइज कर दिया है। अब कहीं भी चले जाओ बुध ही मिलेगा। अब बुध के साथ अच्छी बात क्या है कि ये लुक्स में
काफ़ी शानदार है। ये हमेशा लुक्स में यंग दिखाई देता है। युवराज है तो चीज़ों को जल्दी एग्जीक्यूट करता है, फास्ट बना रहता है। जिस भी रिलेशन के अंदर जाओगे उसके अंदर वो जो बोर महसूस होना है ना, बोरियत, वो आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। उमंग चारों तरफ जो है बरकरार रहती है जब भी बुध 7th हाउस में आता है। तो यहाँ ये अच्छी एनर्जीज़ हैं और यूनिवर्स यही आपसे पुल करता है। अगर आप यूनिवर्स में जाओगे, अगर आप बाहर निकलोगे, लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, तो जितना बुद्ध बन के रहोगे उतना बेटर रहेगा। लोगों को हेल्प करने की कोशिश करिए, बट उसके लिए चार्ज है। लोगों को हेल्प करना है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल को अपने माइंड के अंदर सेट रखना है। यही आपको हेल्प करेगा और लोग चाहते हैं कि आप ये फॉलो करें, आप वो बिजनेस मॉडल को फॉलो करें। और आपके स्पाउस से आपको ये बुद्ध की ऊर्जाएं मिलती हैं। आपके स्पाउस के चार्ट में हो सकता है ए के या डी के बुद्ध बन गया हो, लगन के अंदर बुद्ध बैठा हुआ हो, बुद्ध उसको कंट्रोल कर रहा है, उसे डोमिनेट कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। बुद्ध की दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी रिलेशंस के अंदर। और बुद्ध की किन दो प्लैनेटों के साथ अच्छी जमती है? प्लैनेट वीनस के साथ अच्छी जमती है। तो क्रिएटिविटी, लुक्स का, डिजिटल कह सकते हैं डिजिटल मार्केट, क्रिएटिविटी, ऐसे वर्क्स जो कि बुद्ध के साथ चलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री एंड ऑल, इनकी तरफ से पर्सन आ सकता है। या फिर द सेकंड इज प्लैनेट शनि के साथ अच्छी जमती है। शनि और बुद्ध का कनेक्शन थोड़ा सा अजीब कनेक्शन है, बट फिर भी वहाँ पे भी आपको मैच्योर आउटलुक देखने को मिल जाएगा। पर यही प्लैनेट अस्त और रेट्रोग्रेड होता रहता है। तो अस्त होता रहता है, रेट्रोग्रेड होता रहता है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन बहुत मजबूत बना के रखिएगा, नहीं तो लाइफ यहाँ रोलर कोस्टर में ही चलेगी। जो स्टेबिलिटी जुपिटर दे सकता है बुद्ध नहीं दे सकता, बिकॉज ये या तो ये अस्त रहता है या ये रेट्रोग्रेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ इससे थोड़ा बचना चाहिए। रिलेशन में कार्मिक होगा ही होगा। और कम्युनिकेशन, गाइज कुछ भी कर लीजिए, आपका स्पाउस जो है थोड़ा सा सेल्फिश तो देखने को मिलेगा। अपने एफर्ट, अपने बारे में वो सोचता है। कितना भी कुछ कर लीजिए, जुपिटर जैसा डिवोशन यहाँ नहीं आता, उसमें अपने बारे में सोचना तो है। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा। अगर प्लैनेट शनि 7th हाउस का मालिक बन जाए, 7th हाउस में आके बैठ जाए, शनि अगर 7th हाउस में आगे बैठ गया, तो अब ये समझिए कि मैरिज में जो भी मिल रहा है ना, शनि जैसा मिल रहा है। हमारी इच्छाएं चाहे कुछ भी हो, अब हमारे साथ जो जस्टिस है वो मैरिज की साइड से ही की जाएगी। हमारा पार्टनर ही हमारे साथ न्याय करने वाला, जस्टिस करने वाला हमें महसूस होगा या दिखाई देगा। शनि 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 चलता है, धीमा धीमा चलता है, धीमे धीमे चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बहुत धीमा प्लानट है। वो कहता है आराम से चलेंगे ना, इतनी जल्दबाजी क्या है। तो यहाँ मैच्योर पर्सन मिलेगा, लेकिन वो पर्सन चीज़ों में बहुत ज़्यादा धीमापन लाएगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि धीमेपन से परेशान नहीं होते हैं कि ठीक है यार चल जाए, चाहे 10 साल बाद कुछ हो जाए, तब ये बहुत शानदार व्यवस्था है। तब पर्सन के साथ अच्छा महसूस हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे समस्याएं बनेंगी। एक मैच्योर पर्सन के लिए तो ये अलाइनमेंट बहुत शानदार है। बट अगर आप एक ऐसे युवराज टाइप के पर्सन है, भाई जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तब ये अलाइनमेंट थोड़ी सी डिस्टर्बिंग अलाइनमेंट बन जाती है। फिर इसी प्लैनेट से लगता है कि यार इस प्लैनेट से तो ईश्वर बचाए। यहाँ ये महसूस हो सकता है। सूर्य के साथ शनि की बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। चाइल्डहुड के ट्रॉमास पर्सन से आप पूछ सकते हैं रहे हैं या नहीं रहे हैं, काफ़ी आपको देखने को ऐसी बातें मिलेंगी जो कि भाई ये डिस्टर्बेंस रही है, ये महसूस करा है हमने। तो यहाँ पे ऐसी बातें क्यों हुई हैं? द रीज़न इज़ सैटर्न इज सिटिंग इन द 7th हाउस। सैटर्न का 7th हाउस के अंदर होना इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये वो एनर्जीज़ हैं जो आपके स्पाउस के अंदर हैं, जो आपके स्पाउस के अंदर हैं। दीज आर द एनर्जीज़ जो कि आपके स्पाउस के अंदर हैं। ये फाइनलाइज्ड है। ये ऐसा नहीं है कि अब बनेंगी ना, ये बना दी गई हैं, बन गई हैं। स्पाउस के चार्ट में एक डी के में या तो शनि हो सकता है, शनि रेट्रो हो जाता है कई बार चार्ट्स के अंदर। तो यहाँ ये पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है, या फिर लगन के अंदर शनि का कोई इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है। तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी D9 के 7th हाउस में है वो फाइनलाइज है, फाइनल हो चुका है वो। उसके अंदर इफ़ बट की समस्याएं या बातें तो बहुत कम मिलेंगी आपको। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। शनि को हमने कवर कर लिया। राहु अगर 7th हाउस में हो, तो राहु का 7th हाउस के अंदर होना, तो राहु है, मैच मेकर है। जल्दी से जल्दी, अर्ली से अर्ली संबंधों को बनाने की बात करता है। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाना चाहता है। कनेक्शंस की बाट लगा देता है ये प्लैनेट, लेकिन है राहु जैसा ही। तो यहाँ पे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों में आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं आपको, बिकॉज राहु आपने अपने 7th हाउस ऑफ द D9 बिठा रखा है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये मैरिज में क्या बहुत अच्छा परफॉर्म करती है? वेल, अगर इसे मैनेज करके चलें तो ठीक है, नहीं तो स्पाउस के चेहरे पे राहु जब भी 7th हाउस में होगा तो वो स्पाउस के फेस को सबसे पहले प्रभावित करेगा। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। बेकार परफॉर्म कर रहा है तो कोई दाग दे देगा, कोई कट, कोई मार, कोई निशान, कुछ ऐसा जो कि अतरंग बना दे उसे। ऐसा राहु यहाँ पे महसूस करा देगा। तो इससे आप जज कर सकते हैं। और इसमें संबंध चलाना मुझे लगता है ठीक रहता है, बिकॉज नेचुरल मैच मेकर है तो अच्छी तरह चला लेगा मैरिज को या व्यवस्थाओं को। लेकिन फिर भी गाइज
एक से अधिक संबंध एंड ऑल में कम जाना चाहिए, नहीं तो ये इल्यूजन का प्लैनेट है, कहीं से भी कभी भी स्ट्राइक कर देता है। इसका फियर इससे ज़्यादा खतरनाक है, चिंता इसकी लगी रहती है ऑल द टाइम, इसकी चिंता जो है आपको महसूस होती रहती है। ये इसके साथ समस्या है। अगर यहीं केतु 7th हाउस का लॉर्ड बन जाए या 7th हाउस में बैठा हुआ है इन नवमांश कुंडली, तो नवमांश कुंडली का सप्तम भाव वो ऊर्जा है जो आपको मिलेगी, मिल के रहेगी। अब यहाँ पे बैठा हुआ है साहब, मेरे तो 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो केतु इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन। केतु कहता है कि सेपरेट कर दूंगा, तो यहाँ ये प्लैनेट खतरनाक प्लैनेट है। अध्यात्म के एनर्जीज मिल गई, अध्यात्म में चले गए तो ये बहुत शानदार प्लैनेट है, तब तो इसके कहने क्या। और अगर नहीं मिली तब आप ये समझ लीजिएगा कि ये खतरनाक प्लैनेट है, ये खतरनाक प्लैनेट है। बिकॉज ये बिलीव इसके पास सर नहीं है। इसके साथ समस्या क्या है कि इसके पास हेड है नहीं, बुद्धि इसके पास है नहीं, इसके अंदर बातें जाती नहीं है। तो वहाँ फिर ये डिटैचमेंट, सेपरेशन, आइसोलेशन, समस्याएं ख़त्म कर देता है, चीज़ों को हट कर देता है। तो जो अच्छे एनर्जीज और प्लैनेटों में है वो इसके पास भी हैं, बट अगर अध्यात्म में चले गए तो अगर आपने महसूस कर लिया कि मेरे पर्सन का कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक एंगल यहाँ सेट हो चुका है, तो दी बेस्ट है। तब तो आप ये समझिए कि बहुत गजब की बात हो गई है। बट अगर आपने कहा कि ना कोई कार्मिक एंगल है, ना कोई अध्यात्म है, तो फिर केतु तो अपने जलवे दिखाए गई। ऐसा पर्सन यूनिवर्स ने फिक्ट कराया आपके लिए जो केतु से प्रभावित है, केतु से डोमिनेटेड है, केतु की दशाज में आ सकता है, जब उसको केतु की दशा चल रही है, या उसके लगन में केतु हो सकता है। केतु का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये फाइनलाइज्ड है। सेपरेशन यहाँ पे केतु दिखा रहा है। बचना कैसे है उससे? जस्ट थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा कार्मिक कनेक्शंस, उन दोनों पे ध्यान देना है ताकि केतु प्रसन्न रहे। केतु को प्रसन्न इन्हीं चीज़ों से रखा जा सकता है। आपका पर्सन ऐसा है जो कि स्किल्स का मास्टर है, स्किल्स का बादशाह है, काफ़ी स्किल्स के अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेगा, बट बातों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एकदम से सेपरेशन ला दे। चेहरे पे कट, मार्क, निशान कुछ ऐसा केतु देता ही देता है। तो वो तो इसकी बेसिक आदतें हैं देने की, लेकिन फिर भी जो धड़ है, अगर केतु अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लोअर बॉडी को बहुत ज़्यादा अपीलिंग और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कार्व करके रख देगा। लेकिन अगर ये केतु मैलेफिक हो गया तो आप समझ सकते हैं कि लोअर बॉडी को ये बिल्कुल ही डैमेज करके रख देता है। लोअर बॉडी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, पैरो रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके स्पाउस के दिखते हैं, केतु आपके 7th हाउस में, तो द रीज़न इज़ द कि स्पाउस के हेल्थ इश्यूज़ आपके चार्ट के अंदर इंडिकेटेड हैं। और 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट वो ऊर्जा है जो कि यूनिवर्स ने फिक्स कर दी है, किसी भी कीमत पे इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये जस्ट फिक्स्ड है ये ऊर्जा। हाँ, कुछ अलाइनमेंट है अब जिसमें अगर प्लैनेट के पास अच्छे पर्सन के पास अच्छे प्लैनेट हैं और उसको चैनलाइज कर ले तो ठीक है। कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो मैरिज ही नहीं करते, वो बेचारे 7th हाउस को देख के ही डर भय में आ जाते हैं कि भाई ठीक नहीं व्यवस्था। तो आपके पास होना चाहिए ना 7th हाउस नवमांश कुंडली का एक्चुअली D1 के 7th हाउस से अलग है। D1 का 7th हाउस है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे क्या चाहिए। नवमांश कुंडली का 7th हाउस है कि मैं क्या दूंगा। जो इंसान धर्म की बात लगन में आके करता है या लगन कुंडली में करता है, वो वहाँ पे धर्म है ही नहीं। बिकॉज हम कलयुग में बैठे हैं, कलयुग में 4 धर्म होते हैं। फर्स्ट इज द विश्व धर्म, वसुदेव कुटुंबकम। राज धर्म होते हैं, राज्य के प्रति हमारे धर्म होते हैं। फिर स्वधर्म भी होता है कि अपने स्वयं के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, कुटुंब धर्म भी है, कुल धर्म भी है। तो लगन कुंडली स्वधर्म दिखाती है, मेरे प्रति क्या धर्म है। लगन कुंडली मीन्स फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के प्रति क्या धर्म है, वही नहीं रही तो फिर कुछ नहीं है। नवमांश कुंडली बता दी है कि यूनिवर्स के प्रति तुम्हारे क्या कर्म है, खुद के प्रति क्या है, कुल के प्रति क्या है, राज्य के प्रति क्या है, नेशन के प्रति क्या है। तो यहाँ जो सप्तम भाव है नवमांश कुंडली का, ये बातें आपको अजीब सी लगी होंगी, बोरिंग सी लगी होंगी, बट जो इन बातों को नहीं समझते वो केवल एस्ट्रोलॉजर बदलते रहते हैं। जीवन भर उनका 80-90 साल पे आके भी वो एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि आप मेरे कोई मैं 100वीं बार मेरी कुंडली दिखा रहा हूँ। वो न खुद कभी समझ ही नहीं पाया, उसने कभी समय ही नहीं दिया समझने को। 10 मिनट की बात है बट वो 10 मिनट नहीं है। हाँ, फालतू के कामों में पूरा जीवन लगाए बैठा है। 7th हाउस ऑफ द D9 कुंडली क्या हमारे लिए फिक्स है, फाइनलाइज्ड है। क्या वो एनर्जी है जो यूनिवर्स हमसे चाहता है। कई लोग कहते हैं कि जस्ट लाइक मेरे किसी भी इंसान के साथ संबंध नहीं बनते, मैं कोई भी काम कर लूँ सफल नहीं होता। जुपिटर उसने नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा रखा और निश्चित कहेगा ये आदमी। कई लोगों ने धर्म अध्यात्म को ही, अध्यात्म का प्रचार प्रसार ही अपना काम बना लिया और वो इतने ज़्यादा सफल है जो आम आदमी इस जीवन में हो नहीं सकता। जो लोगों को चाहिए वो उसी चीज़ को दे रहे हैं, उनकी सप्लाई वही है जो लोगों की डिमांड है। अगर आपकी सप्लाई वो है जो लोगों की डिमांड ही नहीं है,
ये लोग कुछ और डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ और सप्लाई कर रहे हैं, यहीं तो अलाइनमेंट बिगड़ जाते हैं। अब फिर देखते रहिए कितने भी राजयोग, कितने भी पंच महापुरुष और सप्त महापुरुष और त्रिकोण और लग्नेश, D9 का 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई राशि भी आएगी इसके अंदर, अगर ये खाली है तो ठीक है, खाली है तो हम इसमें अपनी तरफ से रंग भर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्लैनेट बैठा है तो फिर उसमें रंग नहीं भरा जा सकता, फिर वो बैठा है तो वो बैठा है, बट वो अच्छी चीज़ है। अगर जुपिटर बैठा है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा है, मैरिज को बचा भी लेगा, चला भी देगा और डिवोशन भी ला देगा। बट यंगर बॉयज से सावधान रहना चाहिए, छोटे लड़कों से, अपने से कम उम्र की एज के लड़कों से सावधान रहना चाहिए यहाँ पे।